हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो लास्ट क्लास में जो शुरू किया था नया टॉपिक फेज इक्विलिब्रिया प्रावस्था साम्य, जो कि बहुत ही टिपिकल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, छात्रों। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है वन कंपोनेंट सिस्टम। इस वन कंपोनेंट सिस्टम की खास बात क्या होगी, जो हमने शुरू में इक्वेशंस देखी थी, आप लोगों को ध्यान में होगा ही कि F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू। ओके, दैट्स इज द पॉइंट। F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू। इसका मतलब क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम हमें लेना है। वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम लेना है। यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, वन। तो अपन कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा C इज इक्वल टू वन एंड प्लस टू, मतलब थ्री माइनस पी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें प्रावस्था का पता रहेगा तो हम उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। स्वतंत्रता कोटि F की वैल्यू की कोई भी जो सिस्टम है वो कितने चर के ऊपर डिपेंड करेगा। चर का मतलब ताप, दाब, सांद्रता, अपन बात करेंगे आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम दो सिस्टम्स की स्टडी करेंगे, जल तंत्र और गंधक तंत्र, वाटर सिस्टम एंड सल्फर सिस्टम। दे आर बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी। तो हमें एक एक चीज़ को देखना है। तो देखिए, इस दो तंत्र हमें पढ़ने पड़ेंगे, जल तंत्र और गंधक तंत्र, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल तंत्र की। हियर इज द लुक, दिस इज़ द वाटर कंपोनेंट सिस्टम। ये वाटर सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, वाटर। इस डायग्राम को स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि इस डायग्राम को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। पूरा डायग्राम मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बनाया। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है, इसके लिए मैं एक पेज यूज़ कर रहा हूँ। पहले देखिए कि वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, F इज इक्वल टू थ्री माइनस पी। अभी हमने देखा था ये जो फॉर्मूला है ना, अभी जो अपन ने देखा ये वाला कि C इज अ कंपोनेंट, P इज अ फेज, फेज मतलब प्रावस्था। तो C इज इक्वल टू एक हो गया, तो वन प्लस टू थ्री हो गया, थ्री माइनस पी। मतलब अगर फेज, अब देखो इसमें अगर प्रावस्था, प्रावस्था का मतलब समझते हैं सब लोग। प्रावस्था का मतलब होता है फेज। फेज का मतलब जैसे कितनी फेज हो सकते हैं, जैसे अपन जानते हैं वाष्प, द्रव, गैस, ठोस, इस तरीके से प्रावस्थाएं होती है। तो न्यूनतम प्रावस्था कितनी हो सकती है, न्यूनतम प्रावस्था, न्यूनतम जो प्रावस्थाओं की जो संख्या है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है इसकी, शून्य। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई, गैस, द्रव, ठोस, वो हो सकती है तीन। तो शून्य के केस में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाएगी, तीन। ओके, जब शून्य होगी, अगर मान लीजिए इसकी पी, तो यहाँ पे पी की वैल्यू जीरो रखोगे तो कितनी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, तीन। और अगर तीन होगी तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जीरो। मतलब ये अपन ये कह सकते हैं कि अगर प्रावस्था शून्य, जबकि ऐसा होगा नहीं, तो उस वक्त क्या नाम है, समीकरण के अनुसार इसकी जो स्वतंत्रता की कोटि का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और अगर जो प्रावस्था अधिकतम तीन होती हैं, जो कि कौन कौन सी होती हैं, द्रव, गैस और ठोस, तो फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब वो किसी भी चर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इसमें कितने चर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। कौन कौन से, ताप है, दाब है, और संगठन है। इस तरीके से तीन इसमें चर हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने ये देखा है कि यहाँ पे तीनों प्रावस्थाएं इस प्रकार हैं। बर्फ, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं तीन प्रावस्थाएं हैं, मैं नोट कर रहा हूँ इनको। एक तो द्रव हो गया, एक ठोस हो गया, और एक गैस हो गया। ये तीन प्रावस्था, इसको वाष्प भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं, इस तरीके से। तो तीन प्रावस्थाएं, कितनी प्रावस्थाएं यहाँ पे, तीन प्रावस्थाएं। इसका मतलब क्या है,
तीन प्रावस्थाएं होने का मतलब यहाँ पे जो चर होगा वो मिनिमम अधिकतम तीन प्रावस्थाएं हो सकती हैं एक साथ त्रिक बिंदु के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अगर तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगी, जैसे मैं कहूँ ठोस, द्रव और गैस, अगर तीनों ये एक साथ, समझ लीजिए ये बहुत ही टिपिकल कठिन टॉपिक है, समझना पड़ेगा इसको। देखिए ये तीनों प्रावस्थाएं एक साथ प्रेजेंट होंगी तो आपके सामने पी की वैल्यू कितनी हो गई 3, और जो एफ, क्योंकि वन कंपोनेंट तो पूरा ही जल सिस्टम वन कंपोनेंट सिस्टम है, वाटर सिस्टम वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो आपका जो फॉर्मूला था 3 माइनस पी, तो यहाँ पे एफ कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब क्या हुआ, उस पूरे कर्व में देखिए आपके पास में कर्व है, उस पूरे कर्व में ऐसा बिंदु जहां पर तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित हैं उस पर कोई चर काम नहीं करेगा, मतलब वो सिस्टम किसी भी ताप व दाब संगठन पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब ताप का मान नियत होगा, दाब का मान नियत होगा और संगठन का मान भी नियत होगा। अब देखिए इस कर्व में कहा है, ये जो त्रिक बिंदु दिखा रखा है ना मैंने यहाँ पे त्रिक बिंदु, ये जो त्रिक बिंदु है ये वो त्रिक बिंदु है जो सभी दिशाओं से टच है। इसके ऊपर देखो, ये वाला देखो, इस कर्व का ये वाला जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये जो भी पोर्शन है, ये वाला, ये सारा पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन वाष्प वाला, इधर वाला पोर्शन क्या हो गया द्रव वाला, और इधर वाला पोर्शन क्या हुआ ठोस वाला। मतलब ये पूरी तरफ तीनों पोजीशन इसके अंदर प्रेजेंट है, गैस भी, द्रव भी और ठोस भी। इसका मतलब यहाँ पर इस बिंदु को त्रिक बिंदु कहाँ कहेंगे, जहाँ पे तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है और इस प्रावस्था के ऊपर यह सिस्टम किसी भी ताप व दाब व संगठन के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, तीनों की तीनों वैल्यूज के लिए क्या होंगी, समान होंगी। ये बात ठीक है। अब देखिए आगे बात, ओके। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इस कर्व की, कौन से कर्व की, देखिए इसके मैं आपके सामने, ये वजह से मान लीजिए मैंने ये वाला कर्व लिया, ये वाला कर्व कौन सा, ऊर्ध्वपातन कर्व। कौन सा कर्व लिया, ऊर्ध्वपातन कर्व है। ऊर्ध्वपातन कर्व का मतलब क्या है, इस लाइन के इधर तो है ठोस, ये रहा, और इस ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन के इधर क्या है, गैस। मतलब कितनी प्रावस्थाएं हैं इधर, दो प्रावस्थाएं हैं। कितनी प्रावस्थाएं हैं, दो। कितनी प्रावस्थाएं, दो प्रावस्थाएं। तो दो प्रावस्थाएं होने का मतलब, अब अपन उधर चलते हैं, कितनी प्रावस्थाएं, यहाँ पे दो ही प्रावस्थाएं, देखो दो प्रावस्थाएं होंगी, या मैं कहूँ अपन ये लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वक्र OA के लिए, OA आरेख के लिए, OA आरेख के लिए कितनी प्रावस्थाएं हैं, दो प्रावस्थाएं। मतलब P बराबर कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि F बराबर 3 माइनस पी है, इसका मतलब F बराबर 3 माइनस 2 बराबर F बराबर 1। मतलब एक चर पर निर्भर करेगा, एक चर इसका क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड कर, क्या हुआ कि इस प्रकार के तंत्र को व्यक्त करने के लिए हमें एक चर ताप या दाब की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। दूसरा चर स्वतः निश्चित हो जाएगा, यानी कि इससे ये हो जाएगा कि किसी भी दाब के प्रत्येक मान के लिए ताप का एक ही मान संभव होगा, ये हमें हम कह सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है OA आरेख के लिए। ऐसे अगर मैं बात करूं OB आरेख के लिए, OB के लिए आप देख सकते हैं O से B तक, ये अगर मैं बात करूं इसके लिए, ये वाला जो कर्व है ये वाला OB के लिए, तो इसके लिए इधर क्या है, इधर तो द्रव है ये रहा, और इधर क्या है वाष्प। तो यहाँ पे भी दो प्रावस्थाएं, अरे भाई इस लाइन की OB लाइन के इधर तो द्रव है, इधर क्या है वाष्प है, तो यहाँ पे भी दो हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसको प्रदर्शित करता है, द्रव वाष्प साम्य को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक तरफ द्रव है दूसरा वाष्प है। चूंकि कंपोनेंट तो वन कंपोनेंट सिस्टम है वाटर सिस्टम, और इस पर भी एक वो होगा चर होगा, और चूंकि चर क्यों होगा, क्योंकि F की वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं OC के लिए बात करूं तो OC ठोस व द्रव के बीच में होगा, तो यहाँ पे भी दो प्रावस्थाएं हैं। तो मैंने कहने का मतलब एक ही चर की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे अगर दाब की प्रत्येक मान के लिए ताप का मान निश्चित आएगा, या ताप के प्रत्येक मान के लिए दाब का मान निश्चित हो जाएगा, एक ही आएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके लिए कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
एक्स पर जल का क्वथनांक देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन देखिए जहाँ पे मैंने 100 डिग्री लिखा है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये लाइन 100 डिग्री के ऊपर, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन के ऊपर देखिए कि ये जो एक्स पॉइंट है 100 डिग्री के ऊपर, इसका जो दाब है, इधर देखो ये वाली लाइन किसको प्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर को, ये वाली लाइन किसको प्रेजेंट कर रही है, दाब को, समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री, क्योंकि ये जल का क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है, जल का क्या होता है, क्वथनांक बिंदु। तो जल के क्वथनांक बिंदु के ऊपर जो इसका दाब है वो कितने के बराबर हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो, बिल्कुल सही बात है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम जल का क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है कि यहाँ पे ये लाइन देखो, इधर 100 डिग्री पे टच हो रही है टेम्परेचर पे, तो वाष्प दाब कितना आ रहा है, इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तंत्र का ताप बढ़ाया जाता है, देखो मैंने टेम्परेचर को 100 डिग्री से बढ़ा करके T2 कर दिया, T2 बढ़ा हुआ है ना, अरे भाई इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन तो 100 डिग्री के लिए, तो ये वाली T2 लाइन ज़्यादा है, तो फिर देखो दाब भी बढ़ रहा है, ये दाब यहाँ पे बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ गया ना, पहले 1 एटमॉस्फेयर था, फिर दाब बढ़ जाएगा इसका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसे दाब को बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट तक ले आऊँ, ये वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक, ये जो जा रहा है कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर ये इस वाले पॉइंट तक मैं ले आऊँ, इस वाले बी पॉइंट तक, इस बी पॉइंट तक मैं ले आऊँ, तो अपन ये कह सकते हैं कि बी के ऊपर इसका जो दाब है, किसका दाब, भाई इस टेम्परेचर के ऊपर इसका जो दाब है वो सीधा बढ़ करके कितना हो जाता है, 218 एटमॉस्फेयर, कितना हो जाता है, 218 वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर दाब हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, मैक्सिमम। इस पॉइंट के बाद में देखिए आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बी पॉइंट के बाद में ये लाइन खत्म हो गई है, कौन सी वाली लाइन खत्म हो गई है, ये वाली जो ब्लू लाइन मैंने दिखाई है ओबी वाली, ये लाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि इस लाइन के बाद में दोनों प्रावस्थाओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं बी के बाद में ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह बिल्कुल एक समान है। कहने का मतलब समझ में आया सब लोगों को कि इस जगह के बी के बाद में ये सारा जो लाइन है खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, 374 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन बताई है टेम्परेचर की, 100 डिग्री, फिर T2 और फिर क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप बी पॉइंट तक है, बी पॉइंट के ऊपर इसका मैक्सिमम प्रेशर आ गया, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ 100 डिग्री के ऊपर उसका जो दाब था वो एक वायुमंडलीय था, फिर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आप देख सकते हैं दाब भी बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यहाँ T2 हुआ तो यहाँ पे दाब बढ़ गया। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब मैं 374 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका ताप ले जाऊंगा तो इसका दाब बढ़कर कितना हो जाएगा, 218 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और यह ताप और दाब क्या कहलाते हैं, क्रांतिक ताप एवं दाब की परिस्थितियां कहलाती हैं। और इस बिंदु को अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जल उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि इधर देखिए ये वाष्प है, गैस है, इधर जल, तो इस लाइन के ये जो वाली लाइन है, इस लाइन की इधर जल मिलेगा, इधर वाष्प मिलेगी, तो ये दोनों के बीच में अंतर लाइन हो गई ना, बाउंड्री लाइन हो गई। लेकिन बी पॉइंट के बाद में देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन जल एज वेल एज वाष्प। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बिंदु के ऊपर जल का और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है, इसे हम बिंदु बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से ठोस के लिए ठोस द्रव साम्य हमने बात करी थी।